हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे। क्लाइमेटोलॉजी में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें। अब हमने लास्ट वीडियो में कोपेन पढ़ा था। कोपेन और थॉर्नथवेट ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो जिन्होंने कोपेन अभी तक नहीं पढ़ा है वो उस वीडियो को देख लें। उसका लिंक हमने सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी हम यहाँ पे थॉर्नथवेट स्टार्ट करेंगे। थॉर्नथवेट में हमें कुछ चीज़ें पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये बहुत टेक्निकल है। ये थ्योरी जो है थॉर्नथवेट ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। तो हमें पूरी तरीके से टेक्निकलिटीज़ में नहीं घुसना है, बट जो भी इम्पोर्टेंट इनके पॉइंट्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थॉर्नथवेट ने 3 बार क्लासिफिकेशन दिया था। मतलब कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था 1931 में। ठीक, फिर 1931 के बाद इन्होंने 48 में उसी को और ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट किए थे, और फिर 55 में कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस थे। तो मेनली हमें क्या पढ़ना है, 31 एंड 48। ठीक है, मतलब 31 में जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था और 48 में जो क्लासिफिकेशन दिया था, जो क्लासिफाई किया था क्लाइमेट को, वो हमें पढ़ना है। ठीक, तो अब कोपेन जो थॉर्नथवेट थे, इनको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया कोपेन का होना बहुत जरूरी है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि दोनों में क्या डिफरेंस था, क्यों कोपेन के बाद हमें थॉर्नथवेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए कोपेन ने क्या यूज किया था, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड सीजनल वेरिएशन। ठीक है, इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन का बेसिस किन चीजों को माना था, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड सीजनल वेरिएशन। आप उसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो हमने बताया है कि फर्स्ट टाइम में उन्होंने कैसे टेम्परेचर को लिया था, एनुअल टेम्परेचर को लिया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब उन्होंने 18 में क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब उसको और मॉडिफाई किया था, इम्प्रूव किया था, तब मीन टेम्परेचर लिया था। ठीक है, और यही वो और मीन प्रेसिपिटेशन लिया था, फिर सीजनल वेरिएशन लेकर के आए थे। तो ये सारी चीजें कोपेन ने अपने क्लासिफिकेशन में यूज किया था। अब थॉर्नथवेट ने उससे थोड़ा सा और ज्यादा साइंटिफिक टेक्निकल टर्म्स यूज किए हैं, कुछ ज्यादा मेथड्स, फॉर्मूलाज लगा करके वो कुछ ऐसे डिड्यूस किए हैं, डिडक्ट करके उन्होंने कुछ मेथड्स को लेकर के आए थे। उसमें थे, एक था टेम्परेचर एफिशिएंसी। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि टेम्परेचर एफिशिएंसी, सिर्फ इन्होंने मीन या एनुअल टेम्परेचर नहीं लिया है, टेम्परेचर की क्या एफिशिएंसी होती है वो लिया है। अब इसका इन्होंने फॉर्मूला दिया है, बट एक्चुअली हम यहाँ पे फॉर्मूलेज नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज वो जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उतनी टेक्निकलिटीज नहीं पूछी जाती। बट अगर आप कहेंगे तो हम उसका आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसको हम बोलते थे, इसको डिनोट करते हैं टीई से, थर्मल टेम्परेचर एफिशिएंसी या थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, थर्मल, थर्म जहाँ पे भी हो, थर्म जहाँ पे भी हो उसका मतलब टेम्परेचर होता है। ठीक, नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी। अब ये क्या है, यहाँ पे भी इन्होंने फॉर्मूलाज लगा करके इसको एफिशिएंसी, प्रेसिपिटेशन की क्या एफिशिएंसी है वो डिड्यूस किया था, मतलब कि उसको आप डिराइव किया था। ठीक, तो यहाँ पे आता है, इसको हम लिखते हैं ऐसे P/E। ठीक है, नेक्स्ट है सीजनल वेरिएशन एज इट इज, जैसे कोपेन ने लिया था वैसे इन्होंने यूज किया था। अब जैसे कि हमने बताया कि थॉर्नथवेट की 2 क्लासिफिकेशन पढ़नी है हमको, एक 31 और एक 48। ठीक, तो अब इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि हमें आगे चल के बहुत ज्यादा स्टडी ना करना पड़े और एक हमें मोटा मोटा आइडिया मिल जाए। 31 में इन्होंने टेम्परेचर एफिशिएंसी या थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स का यूज किया था। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स का यूज किया था। ठीक, और ये है आपका प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक, तो ये दो चीजों को इन्होंने यूज किया था 1931 में, और फिर 48 में कुछ और मॉडिफाई किया था, क्योंकि थोड़ा और ज्यादा साइंटिफिकली यूज किया था। यहाँ पे इन्होंने प्रेसिपिटेशन इंडेक्स का यूज ना करके या थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स का यूज ना करके इन्होंने पोटेंशियो इवापोट्रांसपिरेशन का यूज किया था। पोटेंशियल
इवापोट्रांसपिरेशन। ये आपको याद होगा कि हमने कोपेन में भी पढ़ाया था पोटेंशियल इवापोरेशन क्या होता है, इवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो ये एक बार आप कोपेन की वीडियो में जाके देख लीजिएगा, उसमें वहां पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट है आपका मॉइस्चर इंडेक्स लिया है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने प्रेसिपिटेशन इंडेक्स ना लेकर के मॉइस्चर इंडेक्स लिया है। नेक्स्ट सीजनल वेरिएशन एज इट इज लिया है। नेक्स्ट फिर उसके बाद समर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, जो इनकमिंग सोलेशन, सोलर रेडिएशन, ठीक है, मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन समर्स में कहाँ पे कितनी कॉन्सेंट्रेटेड है वो इन्होंने यहाँ पे लिया था, ठीक। तो ये हो गई आपकी डिफरेंस की 1931 से 48 में क्या क्या डिफरेंसेस आए थे और थॉर्नटवेट ने क्या क्या यूज किया था। कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि 48 में क्या किया था, या फिर ईयर भी एक बार पूछा गया है कि थॉर्नटवेट का जो मॉडिफाइड या इम्प्रूव्ड वर्जन है वो कब दिया था उन्होंने, ठीक है। तो आपको ईयर दोनों याद रखना है, 31 एंड 48, ठीक है। आप हमको कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कोपेन ने कब दिया था, पहला कब दिया था क्लासिफिकेशन, और फिर उसको मॉडिफाई कब किया था, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बाद एक एक करके दोनों क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 31 का क्लासिफिकेशन। मतलब 31 में जो थॉर्नटवेट ने क्लासिफाई किया था प्रोविंसेस को, इन्होंने यहाँ पे नाम दिए हैं प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस में जो डिवीजन किया था वो हम देख लेते हैं। इन्होंने ये बताया था ह्यूमिड प्रोविंसेस, तो लिखे इसको क्या बोलते हैं, थर्मल प्रोविंसेस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 1931 का क्लासिफिकेशन जो थॉर्नटवेट ने पहला क्लासिफिकेशन दिया था 1931 में, ठीक है। तो इन्होंने कुछ प्रोविंसेस दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सेस जो इन्होंने यूज किए थे, ठीक है। तो सबसे पहला है ह्यूमिड प्रोविंसेस, ठीक। ह्यूमिड प्रोविंसेस का क्या मतलब है, सबसे पहले ह्यूमिड है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इन्होंने इसमें प्रेसिपिटेशन का वैल्यू लिया होगा, ठीक है। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल ही हम बताते हैं कि कौन सा एरिया ह्यूमिड है, कौन सा एरिया एरिड है, कितनी कहाँ पे रेनफॉल हो रही है उसके बेसिस पे। तो जो प्रेसिपिटेशन इंडेक्स लिया था उसके बेसिस पे इन्होंने 5 ह्यूमिड प्रोविंसेस में डिवीजन किया था, ठीक। और लेटर्स का यूज जो है वैसे ही किया था जैसे कि कोपेन ने किया था, ABCDE। तो 5 जो ह्यूमिड प्रोविंसेस हैं वो है ABCDE। अब इसका डिवीजन, इसको जो बोला था इन्होंने, A पर ह्यूमिड, फिर ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड एंड एरिड। इनको हम बोलते क्या है, रेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्टेपी एंड डेजर्ट। अब जो यहाँ पे इन्होंने प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी इंडेक्स की जो वैल्यू ली थी वो ये ली थी। कभी कभी ये वैल्यूज पूछे जाते हैं, एक बार ये क्वेश्चन आया भी है और ये वैल्यूज दिए थे और आपको इन्हें मैच करना था, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए ये 0 को अभी नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 to 5 है आपका डेजर्ट, मतलब कि इतनी कम रेनफॉल होती है। डेजर्ट है तो यहाँ पे कम होगी, ठीक है। और रेन फॉरेस्ट है तो वहां पे ज्यादा होगी। सिंपल सी बात, पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो 1 to 15 है, सॉरी, ठीक है। तो 1 to 15 होगा आपका डेजर्ट में। फिर 16 to 31, यहाँ 30 नहीं है, 31 है, ठीक है। तो 16 to 31 हो जाएगा आपका सेमी एरिड, दैट इज स्टेपी। देन 32 to 33। अब आपको अगर एक याद है ना तो बाकी सारे याद करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो और लास्ट वाला आपको याद रखना है, दैट इज मोर देन 127, ठीक है। तो मोर देन 127 जो PE वैल्यू आएगी आपकी, दैट इज प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी इंडेक्स, वो मोर देन 127 है, वो होगी आपका पर ह्यूमिड रेन फॉरेस्ट की, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू। इनके बेसिस पे इन्होंने 5 ह्यूमिड प्रोविंसेस में डिवीजन किया था, ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा थर्मल प्रोविंसेस, ठीक। मतलब इसको इन्होंने टेम्परेचर के बेसिस पर डिवीजन किया था। यहाँ पे ये 6 थर्मल प्रोविंसेस है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमिड प्रोविंसेस कितने हैं, 5, एंड थर्मल प्रोविंसेस कितने हैं, 6, ठीक। थर्मल प्रोविंसेस को इन्होंने डिवीजन किया था A', B', C', D', E' एंड F', ठीक। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे थर्मल है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये टेम्परेचर के बेसिस पर है,
और जो इनकी वैल्यूज थी वो सेम रखी थी, मतलब जो पीई की वैल्यू थी वही टीई की वैल्यू है, मतलब थर्मल एफिशिएंसी इंडेक्स की वैल्यू सेम है, और बस लास्ट में एक जीरो ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है इसलिए जीरो ऐड किया। जैसे कि कोपेन में हमने पढ़ा था कि -18 तक जाता है टेम्परेचर, तो मतलब बहुत ज़्यादा जो आपका कोल्डेस्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जीरो रखा है इन्होंने वैल्यू। तो मेगाथर्म मेगा है, बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, दैट इज मोर देन 127। नेक्स्ट मीजोथर्म बी 64 to 127, देन माइक्रोथर्म, देन टेगा, देन टुंड्रा, देन फ्रॉस्ट में आपका जीरो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक बार ये वैल्यूज याद रखनी है और इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप 5 ह्यूमिड रीजन्स और 6 थर्मल रीजन्स में इसको डिवीजन कर लीजिए। ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमेशा ध्यान रखिए, बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है, तो इसलिए बुक्स में आप पढ़ सकते हैं, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, पढ़ सकते हैं, बट एक आपको सिंप्लीफाइड वे में अगर कोई भी मटेरियल मिल रहा है तो उसको एज इट इज स्मार्ट वे में आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब 31 के क्लासिफिकेशन उन्होंने 3 चीजें यूज की थी, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड सीजनल वेरिएशन। ठीक है, तो सीजनल वेरिएशन में क्या क्या लिया था इन्होंने ये लिया था आर, दैट इज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये हमने कोपेन में भी पढ़ा है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। उसका आप हमको सिंबल बताइए कि क्या होता है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट एस, समर डेफिशिट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे समर्स में बारिश नहीं होगी, विंटर्स में बारिश होगी, ये भी कोपेन में पढ़ा है हमने। नेक्स्ट डब्ल्यू, विंटर डेफिशिट, मतलब यहाँ पे विंटर्स में बारिश नहीं होगी, समर्स में बारिश होगी। ठीक है, देन डी डेफिशिट, डेफिशिट थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे के पूरे साल में बहुत कम बारिश होती है, तो तभी यहाँ पे डी है, दैट इज डेफिशिट थ्रू आउट द ईयर। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द 31 क्लासिफिकेशन। तो आपको एक ही बार में ये पता चल जाएगा कि 31 के क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें थी और कैसे उसको पढ़ना है। अब आ जाएगा आपको अगर मैचिंग करने के लिए, तो आई होप कि आप इसमें कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम ओपन में वर्ल्ड मैप में, मतलब कि वर्ल्ड में आपको बताया था कि किस एरिया के क्लासिफिकेशन, किस एरिया के क्लाइमेट को हम कैसे कोपेन के लेटर्स को हम लेकर के उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, बट ऐसा थॉर्नपेट के क्लासिफिकेशन में नहीं पॉसिबल हो पाया था। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वर्ल्ड लेवल पे हम थॉर्नपेट के क्लासिफिकेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, ऐसे वो बहुत साइंटिफिक है, बहुत सारी चीज़ों को हमें बताता है कि सॉइल मॉइस्चर की वजह से कितना ज़्यादा हम वाटर के मैनेजमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं थॉर्नपेट के क्लासिफिकेशन में, बट एज अ होल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का यूज या क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का एप्लीकेबिलिटी वर्ल्ड लेवल पे नहीं हो पाती है। उसके बाद हम इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। सो आप इस वीडियो को देखिए, इसके पहले वीडियोस को देखिए, और जो भी कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है आपके वो हम लोगों को बताइए, आपकी जो भी डाउट्स हैं वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो एक हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको सारे के सारे मटेरियल मिल जाएगा, और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो आप वहाँ पर बता सकते हैं, वो वहाँ पर आप क्वेरी डाल सकते हैं और हमें फीडबैक दे सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं उनकी आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी, बाकी और भी जो भी मटेरियल आपको चाहिए होगा वो वहाँ से मिल जाएगा, और चैनल का लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम ओशनोग्राफी स्टार्ट करेंगे, और अगर आपकी कोई ऐसा कुछ क्वेरी है कि ओशनोग्राफी की जगह कुछ और स्टार्ट होना चाहिए, देन डू टेल मी, ठीक है, इन कमेंट सेक्शन कि हमको नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, या फिर क्लाइमेटोलॉजी में और कुछ रह गया हो तो वो बता दीजिए, तो वही हम कवर कर लेंगे। बट आई थिंक कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे क्लाइमेटोलॉजी के वो हमने कवर कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट ओशनोग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।